दोस्तों, जैसे जैसे यूक्रेन का युद्ध खिंचता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है कि अब जल्द ही हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी देख सकते हैं। जहां ये पॉसिबिलिटी आज से कुछ महीनों पहले इम्पॉसिबल लगती थी, अब इसे सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन अगर रूस की तरफ से कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो नेटो उसका जवाब कैसे देगा? क्या वो भी एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करके एक नया विश्व युद्ध छेड़ देंगे या उनका रिस्पॉन्स कुछ और होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में, तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर यूक्रेन वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता भी है तो उसकी शुरुआत उस तरह के बॉम्ब्स के साथ नहीं की जाएगी जो हिरोशिमा या नागासाकी में यूज किए गए थे, बल्कि हमला पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से होगा। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही लो यील्ड वेपन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकते और इन्हें किसी शहर पर नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक जगह पर टारगेट किया जाता है जिससे कि दुश्मन की फौज की मूवमेंट्स को रोका जा सके। लेकिन अमेरिका ने पिछले साल ये साफ कर दिया था कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा भी तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये एक्शन क्या होंगे? पहली चीज जो नेटो मेंबर्स कर सकते हैं वो ये है कि रूस पर पूरी तरह से सैंक्शंस लगा दिया जाए, क्योंकि अभी भी रूस एसेंशियल आइटम्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। इन सैंक्शंस के बाद रूस में बेसिक सप्लाईज की भी कमी हमें नजर आने लगेगी। इसके साथ साथ नेटो का अगला स्टेप ये होगा कि वह उस देश के साथ ट्रेड रिलेशंस को पॉज कर दे और कुछ टेम्परेरी सैंक्शंस लगा दे जो रूस की मदद कर रहा है। इस तरह के सैंक्शंस में बेलारूस और चीन भी शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर चीन पर कैसे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं? दुनिया का ज्यादा सामान तो वहीं से बनता है और ग्लोबल ट्रेड में वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन हमें यहाँ से भी ये समझना होगा कि दुकानदार सिर्फ तभी तक अपना सामान बेच सकता है जब तक उसके आसपास ग्राहक हो। जिस तरह से चीन अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अग्रेसिव है, उसके लिए अपना ट्रेड रूस के साथ के मुकाबले ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन अपने ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स के लिए दुनिया पर डिपेंडेंट है और अगर उन पर सैंक्शंस लग गया तो वहां पर भी एक एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी जिसका सामना चीन बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। वैसे अगर इस वॉर में रूस कमजोर होता है तो उससे चीन का भी फायदा है, क्योंकि रूस के पास भी चीन के आउटर मंचूरिया की टेरिटरी है जिसे रूस ने 1858 में कब्जा कर लिया था। चीन में माओ ने भी एक बार ये कहा था कि वो इस टेरिटरी को वापस चाहते हैं। 1969 में इसके पीछे सोवियत यूनियन और चीन के बीच में एक जंग भी हो चुकी है। इस समय चीन के पास भी एक परफेक्ट चेंज होगा अपनी टेरिटरी को वापस लेने का। इसलिए हो सकता है कि जैसे ही रूस न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे, चीन उनके खिलाफ हो जाए। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का पहला इस्तेमाल नेटो की फोर्सेस को ये मौका भी दे देगा कि वो अब ज्यादा एडवांस वेपन सिस्टम्स को यूक्रेन को सप्लाई कर सकें और इसमें कई सारे हिमार रॉकेट सिस्टम्स और इजरायली एंटीक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी शामिल होंगे। इस मौके पर भारत जैसे देश भी रूस का बॉयकॉट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल बहुत बड़ी घटना बन सकता है। लेकिन ये तो तब है जब ये न्यूक्लियर वेपन्स कुछ मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर पुतिन ने इनका इस्तेमाल बढ़ा दिया और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होना आम हो गया तो वह नेटो को इससे भी और आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि यूक्रेन को एक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए। नो फ्लाई जोन का ये मतलब नहीं है कि रूस वहां पर अपनी एयर स्ट्राइक्स बंद कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि फिर नेटो कंट्रीज अपने एयरक्राफ्ट्स को यूक्रेन के एयर स्पेस में उतार देगी, जो किसी भी तरह के रशियन एयरक्राफ्ट को शूट करने के लिए पूरी तरह से ऑथराइज होगा। नेटो के लिए इस वक्त अपने ट्रूप्स को भी कुछ मात्रा में यूक्रेन के अंदर भेजना अनिवार्य हो जाएगा। ये भी मुमकिन है कि यूक्रेन में डिफेंस की पूरी जिम्मेदारी नेटो की फोर्सेस संभाल लें और दूसरी तरफ यूक्रेन की फोर्सेस अब ऑफेंसिव अटैक्स लॉन्च करते हुए रशियन टेरिटरी के अंदर हमले शुरू कर दे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वॉर में रूस के ज्यादा सिपाही मरे और उनके पास मैन पावर की बहुत कमी है, जिस वजह से अगर इस तरह की ऑफेंसिव अटैक लॉन्च किए जाएंगे तो रशिया के पास नए ट्रूप ट्रेन करने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं होगा। इस समय टर्की जैसा देश जो स्वीडन और फिनलैंड के नेटो मेंबरशिप को रोक कर बैठा हुआ है, उसे भी इनकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों देश भी नेटो के साथ आ जाते हैं तो ब्लैक सी में रूस का कैलिनिनग्राड पूरी तरह से नेटो मेंबर से गिर जाएगा और रूस पर कभी भी यहाँ से अटैक किया जा सकता है। रूस अब धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे ये भी मुमकिन है कि रशियन सोल्जर्स का आत्मविश्वास खत्म हो जाए और हमें मास लेवल पर सरेंडर देखने को मिले। ऐसे समय में नेटो कंट्रीज भी सरेंडर करने वाले सिपाहियों के लिए कई सारे रिवॉर्ड्स और लालच का इस्तेमाल करके रूस की सेना को अंदर से खोखला कर सकती है। ये वो पॉइंट है जहां पर या तो रूस अब हार मानकर सरेंडर कर सकता है या फिर पुतिन अपने आखिरी ऑप्शन की तरह ही हाई यील्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब है कि इससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूक्रेन के बॉर्डर से लगने वाले पोलैंड जैसे देश भी इंपैक्ट होंगे और ये एक ऑल आउट वॉर को ट्रिगर कर देगा, जिसके बाद नेटो के पास डायरेक्टली पुतिन का मुकाबला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। कैलिनिनग्राड पर नेटो फोर्सेस चढ़ जाएंगी और यूक्रेन के बॉर्डर पर भी
आप ज्यादा से ज्यादा नेटो मेंबर्स का जमावड़ा देखेंगे। इस समय रूस के अंदर भी पुतिन का विरोध काफी हद तक बढ़ जाएगा और ये भी मुमकिन है कि पुतिन के कई सीनियर मिलिट्री जनरल्स उसका हुक्म मानने से इनकार कर दें। नेटो ये भी जानता है कि वो रूस को अटैक करके कभी भी उसे इन्वेड नहीं कर सकते, इसीलिए मिलिट्री टैक्टिक्स के अलावा एक सीक्रेट ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा, जिसमें पुतिन के करीबियों से संपर्क स्थापित करने के बाद नेटो ये डिसाइड करेगा कि पुतिन के जाने के बाद किसका सत्ता में बिठाना है। ये चीज़ इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर नेटो अगले लीडर को खुद नहीं चुनता है तो ये भी मुमकिन है कि पुतिन की मौत के बाद या फिर उन्हें सत्ता से बेदखल करने पर कोई ऐसा रेडिकल लीडर रूस की कमान संभाले जो युद्ध को रोकने की बजाय उसे एस्केलेट करता रहे, और इस बात से न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ यूक्रेन तक ही महदूद ना रहे बल्कि शायद किसी नेटो मेंबर स्टेट को भी हिट कर जाए। डिप्लोमेटिक स्तर पर और भी कई चीजें पॉसिबल हैं, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल से रूस की सीट छीन लेना। ये प्रोसेस सिर्फ रूस को यहाँ से बेदखल नहीं करेगी बल्कि यूनाइटेड नेशंस को भी रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस की तरफ धकेल देगी, जहां पर रूस की सीट के लिए भारत समेत कई दावेदार सामने आ जाएंगे और इन सभी को अकोमोडेट करने के लिए मुमकिन है कि सिक्योरिटी काउंसिल की सीट्स को बढ़ा दिया जाए। लेकिन खैर ये तो बात की बात है। अभी न्यूक्लियर स्ट्राइक पर वापस लौटे तो एक पॉसिबिलिटी और भी है जो कि दुनिया के लिए काफी खतरनाक है। अगर रूस की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता तो ये भी मुमकिन है कि अमेरिका समेत कई नेटो देशों में जो लोग यूक्रेन का विरोध कर रहे हैं उनकी लॉबी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और वो अपनी सरकार पर प्रेशर बनाने लगे कि अब उन्हें यूक्रेन की मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अब उनके देश के नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। ये पॉसिबिलिटी बहुत इम्पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इटली जैसे देश में पहले ही प्रो पुतिन सरकार इलेक्ट हो चुकी है। जर्मनी की करंट लीडरशिप पर भी बहुत प्रेशर है और अमेरिका में भी रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडेन को घेरे हुई है। अगर ऐसे में नेटो न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद रूस का विरोध करता है तो जितने भी लोग इन देशों में सत्ता में हैं इन सभी की सरकार जा सकती है और वहां पर लोग एक दूसरी पार्टी को वोट कर सकते हैं जो इस युद्ध के पक्ष में ना हो। और अगर ऐसा होता है तो फिर नेटो को इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना होगा कि यूक्रेन का फिर रूस के साथ मिलना लगभग तय है, क्योंकि यूक्रेन अकेले रूस का मुकाबला नहीं कर सकता है। और अगर यूक्रेन रूस का हिस्सा हो जाता है तो नेटो के रूल्स के हिसाब से वो किसी भी रशियन बॉर्डर स्टेट को नेटो का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। ऐसे में पोलैंड जो कि यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है उसकी नेटो मेंबरशिप का क्या होगा? और अगर पुतिन ये वॉर जीत जाएगा तो फिर वो वहीं पर तो सिर्फ रुकने वाला है नहीं, फिर मुमकिन है कि रूस कजाकिस्तान पर भी दोबारा अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दे, क्योंकि सेंट्रल एशिया से वो अपनी पकड़ वैसे भी लूज कर ही रहे थे। खैर अंत में क्या होगा इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन ये कुछ सिनेरियोज हैं जो रूस की न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद ट्रिगर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से सिनेरियो के घटित होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।